फ्रेंड्स, क्या हाल है। बहुत टाइम से सोच रहा था एवरग्रांड के बारे में बात करने के लिए, पर थोड़ा टाइम नहीं निकाल पा रहा था। रीज़न बिहाइंड के ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, तो इसके लिए अच्छा खासा रिसर्च करना पड़ता है, अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अब टाइम मिला है तो थोड़ा ये बात कर लेते हैं एवरग्रांड क्या है, कैसे है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्यों इसने डिफ़ॉल्ट किया और इसकी कहानी क्या है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करके उनको भी बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और ऐसे जानकारी निकाल सकें। चलिए मिलते हैं। तो एवरग्रांड एक चाइनीज़ कंपनी है। 1996 में ये शुरू हुई थी। मिस्टर सूज़ियान हैं कोई, उन्होंने चालू किया था इस कंपनी को। बेसिकली ये चाइना की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है अपने रियल एस्टेट में। अब कितनी बड़ी है बात करें तो आप इसका एम्प्लॉय का डाटा देखेंगे, 2 लाख के करीब इनके डायरेक्ट एम्प्लॉइज़ हैं और 38 लाख जॉब हर साल ये जनरेट करती है चाइना में। बताइए अब कितनी बड़ी कंपनी है, आप खुद सोच सकते हैं। इनके ग्रुप की बात की जाए तो 2000 चाइनीज़ कंपनी इनके साथ जुड़ी हुई हैं और इंटरनेशनल लेवल में भी 200 कंपनियां एवरग्रांड के साथ जुड़ी हुई हैं। मतलब 200 बाहर की फॉरेन कंट्रीज एवरग्रांड के ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं। चाइना की कम से कम 280 सिटीज़ में इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जिसमें ये 3 लाख मकान हर साल बनाते हैं। आलम ये है कि 2017 में मिस्टर सुजियान जो इनके मालिक हैं, वो एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन गए थे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस लेवल की कंपनी है और कितनी बड़ी कंपनी है ये। अच्छा, अब बात करते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी फेल क्यों और कैसे हो रही है। तो 2000 के आसपास चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपनी एक तरह का इच्छा ज़ाहिर की कि ग्रोथ इन एनी कॉस्ट, मतलब किसी भी कीमत में चाइनीज़ इकोनॉमी को बढ़ाना है, चाइना को ऊपर पहुंचाना है। तो इसके चलते चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बैंक्स को अपनी जो लोन पॉलिसीज़ हैं उसे ढील देने के लिए कहा और चाइना के बैंक्स लोगों को बहुत कम उस पे अपने टर्म्स एंड कंडीशन में पैसे देने लग गई, जिससे एवरग्रांड जैसी कंपनियों को बहुत फ़ायदा हुआ और इन्होंने दबा के लोन उठाया। फिर इनकी पैसों की भूख नहीं मिटी और ये बॉन्ड मार्केट में उतर गए और लोगों के अंदर इन्होंने वो कर दिया कि अगर आप हमारे बॉन्ड्स लेंगे तो बैंक की एफडी और सेविंग से बहुत ज़्यादा हम आपको रिटर्न देंगे। वहाँ से इन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए। फिर इन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को ऑफ़र दिया कि आप अपने पैसों को दोगुना तिगुना बनाना चाहते हैं तो सैलरी लेने की बजाय उसे इन्वेस्ट करते रहिए। तो इस तरह से एवरग्रांड ने बहुत सारा पैसा अपने पास इकट्ठा कर लिया, प्लस जो इन्वेस्टर्स बाहर से इनकी ब्रांड वैल्यू देख के आ रहे थे वो तो आ ही रहे थे। मतलब इनके पास कैश बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो चुका था तब तक। फिर उन्होंने एक और चीज़ की, इन्होंने क्या किया, लोगों को कहना शुरू कर दिया, जो कि हालाँकि इंडिया में भी होता है, कि आप अभी अपना पैसा दीजिए और 5-6 साल बाद आपको ईएमआई देते रहिएगा, उसके बाद आपको अपना घर मिल जाएगा 6 साल के अंदर। तो लोगों को ब्रांड इतना बड़ा था, इस पे विश्वास हो गया और लोगों ने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। मतलब जनरल पब्लिक ने भी इनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया कि 5-6 साल बाद तो या मकान या पैसा डबल हो ही जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब इतना सारा पैसा बॉन्ड मार्केट से, ईएमआई का पैसा, इन्वेस्टर्स का पैसा इनके पास इकट्ठा हो गया, तो वो कहते हैं ना, अति से अच्छा नहीं होता, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। तो इनके दिमाग में ये आ गया कि अब इतना पैसा इकट्ठा हो गया तो चलिए अब दूसरे बिज़नेस में हाथ डाल लेते हैं। तो इन्होंने अलग-अलग तरह के बिज़नेस चालू कर दिए। इन्होंने थीम पार्क बनाने के लिए चालू कर दिया। थीम पार्क मतलब जैसे अमेरिका में डिज़नीलैंड है, उस तरह का इन्होंने चाइना का डिज़नीलैंड बनाने का सोच लिया। फिर इन्होंने कोक, पेप्सी को टक्कर देने के लिए अपना वाटर बॉटलिंग बॉटल वाटर वगैरह इस तरह के काम में आ गए। फिर इन्होंने क्या किया, जैसे इंडिया में आईपीएल होता है, वहाँ वैसे चाइना में आईपीएल सॉरी क्रिकेट तो फेमस नहीं है। तो इन्होंने वहाँ पे फुटबॉल फेमस है, तो वहाँ पे भी ऐसे लीग होती है। तो उन्होंने जो उसकी फुटबॉल लीग की जो सबसे महँगी टीम है उसे खरीद लिया, वो भी एवरग्रांड की हो गई। तो मतलब इन्होंने अपना जो ओवर डेरिवेशन कर दिया, मतलब जिन चीज़ों में इनको नहीं जाना चाहिए था, उन चीज़ों में ये घुसते चले गए अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। इनकी सोच ये थी कि इस
और दूसरे जो बिज़नेसेस हैं इसमें जो पैसा इकट्ठा होगा उससे फटाफट बाकी दूसरे काम कर लेंगे और अपना जो इन्वेस्टर का पैसा है वो बढ़ाते रहेंगे। 2012 से लेके 16 तक इन्होंने खूब ओवर डाइवर्सिफिकेशन किया और अपना बिजनेस खूब फैलाया। पर हाँ, 2012 में ही एक इनके इन्वेस्टर थे एंड्रू लेफ्ट करके, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें कि इन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि ये अपना पैसा अपने मेन बिजनेस से हटा के दूसरी चीज़ों में लगा रहे हैं, जिससे कि इन्वेस्टर का पैसा डूबने के चांसेस बन रहे हैं। पर उस टाइम किसी ने नहीं सुना, उस टाइम सबने ये बोल दिया कि ये एक तरह से वो किया जा रहा है, डर क्रिएट किया जा रहा है ताकि एवरग्रांड की शेयर प्राइस गिर जाए और ये इन्वेस्टर हैं तो ये उसके शेयर कम भाव में खरीद लें। अच्छा, चीज़ें गलत कहाँ से होनी शुरू हुई? जब चाइना ने देखा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा उधारी होती जा रही है, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने बैंकों की जो बड़ी रिलैक्सिंग पॉलिसीज़ थी, उनको हटाने के लिए बोल दिया और इन चीज़ों अपने बैंकिंग लोन सेक्टर को उन्होंने थोड़ा टाइट करना शुरू कर दिया। अब दिक्कत ये हो गई कि एवरग्रांड को 128 बैंकों ने, टोटल बैंकों और फाइनेंशियल कंपनीज ने मिला के 128 इस तरह की कंपनीज ने एवरग्रांड को लोन दे रखे हैं। उसके बाद इसके अलग से इन्वेस्टर्स भी हैं। टोटल ये पैसा मिला के $300 बिलियन बन जाता है, मतलब कि लगभग 22.5 लाख करोड़ रुपए के हिसाब से। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी उधारी है ये। हांगकांग जैसे देश की जीडीपी इनके उधारी से कम है। आप खुद लगा लीजिए कि कितना बड़ा ये अमाउंट बन जाता है। अच्छा, चाइना की 29% जो है जीडीपी वो इनके रियल एस्टेट इस तरह प्रॉपर्टी वाले बिजनेस से आती है। तो एक चीज़ ये है। दूसरा, वर्ल्ड का 20% कमोडिटी मार्केट पे चाइना का होल्ड है, मतलब कि 20% जो कंजम्पशन होती है पूरे वर्ल्ड की वो अकेला चाइना करता है। तो अगर चाइना में रियल एस्टेट कंपनी में दिक्कतें आती हैं तो ये किस लेवल तक जा सकता है आप खुद सोच सकते हैं। इस कंपनी का शेयर पिछले कुछ दिनों में ही 2021 में 85% तक गिर चुका है इन सब चीज़ों के चलते हुए। अब ये किस तरह का बाकी मार्केट में इफ़ेक्ट डाल सकता है उसके बारे में देखते हैं। अब जैसे ही ये न्यूज़ आती है मार्केट में तो लगा लीजिए कि जो टॉप 5 वर्ल्ड के इन्वेस्टर माने जाते हैं, जैसे जेफ बेजोस, अपना एलन मस्क जी, अपने वॉरेन बफेट जी, इनके टोटल एक दिन में 26 अरब डॉलर का इनको नुकसान हुआ, सिर्फ एक इस न्यूज़ से, एवरग्रांड के न्यूज़ से। इतना पैसा लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। अब आप खुद से सोच लीजिए कि अगर 20% कमोडिटी का मार्केट अगर चाइना होल्ड करता है और उनकी जो बड़ी-बड़ी एक ऐसी कंपनियाँ हैं अगर ये फेल होती हैं तो उन सब चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी, सीमेंट की, अपने स्टील की। तो वो ना सिर्फ चाइना में, चाइना जहाँ से इंपोर्ट करता है उन देशों पे भी फ़र्क पड़ेगा। जैसे इंडिया से स्टील इंपोर्ट किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया से सीमेंट वगैरह इंपोर्ट किया जाता है। तो इस सब का असर इस तरह से इनडायरेक्ट वे में बाकी देशों में पड़ सकता है। अब इनके प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो 15 लाख घर पेंडिंग पड़े हैं इनके पास, जो इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को या जिन्होंने घरों घरों के लिए अप्लाई कर रखा उनको देनी है। तो 15 लाख करोड़ घर का मतलब हुआ कि चाइनीज़ 15 लाख फैमिलियाँ इम्पैक्ट होगी इससे। अच्छा, चाइना की जो बैंकिंग पॉलिसी में चेंजेस की वो क्या है जिसके कारण ये सारा पंगा हुआ है? एक्चुअली क्या है, चाइना ने अपनी नई बैंकिंग पॉलिसी लॉन्च की जिसमें मेन 3 पॉइंट्स रखे उन्होंने। एक कि आपको आगे पैसा बैंकों से तभी मिल पाएगा जब आपकी जो टोटल देनदारी है वो आपकी टोटल संपत्ति का 70% से ज़्यादा ना हो। मतलब कि अगर आपकी टोटल देनदारी आपके टोटल संपत्ति से 70% से ज़्यादा चली जाती है तो आपको लोन मिलने में दिक्कतें आ जाएँगी। दूसरा, जो आप शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं उतना कैश फ्लो आपके बुक्स में ऑलरेडी होना चाहिए। तीसरा कि आपका कुल कर्ज और आपके टोटल मार्केट में जो अवेलेबल शेयर्स हैं उसकी तुलना, ताकि उधारी कितनी है वो एग्जैक्ट पता की जा सके। अच्छा, रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट हम सबको पता है ये ऐसा सेक्टर है जो चलता ही उधारी पे है। आपने खुद देखा होगा हमारे यहाँ भी जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं तो उसमें ईएमआई सिस्टम है, उसमें कई तरह की चीज़ें उधार में दी जाती हैं। तो जो भी कंपनियाँ इनके साथ जुड़ी हुई हैं, एवरग्रांड के साथ जुड़ी हैं, उन सबको प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि एवरग्रांड को पैसा मिलेगा नहीं, वो आगे दे नहीं पाएगी, डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। प्लस उसने जो बॉन्ड मार्केट में पैसा देना है, उसने जो लोन की ईएमआई देनी है, अपनी जो अपने इंटरेस्ट देना है,
वो सारा पैसा आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ पे? तो वो ये दिक्कत हो गई है कि एवरग्रांड का पैसा बिल्कुल ख़त्म हो गया है और वो आगे पे नहीं कर पा रही। इसका मार्केट पे ये असर हुआ कि एक तो एवरग्रांड का तो शेयर जो टूटे, उसके अलावा मेटल मार्केट गिर गया, क्योंकि जो-जो चीज़ें इसके साथ रिलेट होगी वो सारी चीज़ों में असर दिखेगा। तीसरा, चाइना का मार्केट लगभग पिछले 6 महीने से नीचे चल रहा है, जबकि इंडियन मार्केट की आप तुलना करेंगे तो इंडियन मार्केट अप्रैल 2020 से अभी तक 131% बढ़ चुका है। तो एक तरह से लोग इसे ना इंडिया के लिए अपॉर्च्युनिटी भी देख रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक का बुरा तो एक का भला। तो अगर चाइना पे इम्पैक्ट बुरा पड़ेगा तो कहीं न कहीं इन जो पूरे वर्ल्ड है वो चाइना प्लस वन की स्ट्रैटेजी पे चल रही है। मतलब अगर चाइना नहीं तो कहाँ पे? तो वो सबसे पहले इंडिया का ही नाम आता है। तो इसलिए इंडिया के लिए एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है। पर फिर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आएगा। लोग इसे लेमन ब्रदर्स के क्राइसिस के साथ तुलना कर रहे हैं, पर ये उस तरह का नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं चाइना की अपनी ही पॉलिसीज़ बोल सकते हैं। क्योंकि चाइना क्या करता है, चाइना दूसरे की हर जगह में तो घुस जाता है, पर अपने यहाँ किसी को घुसने नहीं देता। तो एक तरह से ये इस टाइम अच्छा भी है लोगों के लिए कि वो बहुत ज़्यादा चाइनीज़ इन चीज़ों में नहीं घुसे हुए, मतलब चाइना के इसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है बाहर का, है पर इतना नहीं है कि पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट आ सके। हाँ, कमोडिटी सेक्टर, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों के जो शेयर्स हैं, इनके जो शेयर्स हैं जो और इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनके प्राइसेज़ में आप थोड़ा अप डाउन देख सकते हैं। पर हाँ, पूरे वर्ल्ड में लेमन ब्रदर्स तरह का क्राइसिस आने के चांसेस बहुत कम हैं मेरे विचार में, और जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से जो भी बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो बड़े-बड़े जो अपने आर्थिक नीतियों के जानकार हैं, जो उनसे मतलब जो भी जितना भी सुनने में आ रहा है, पढ़ा जा रहा है, तो वो ये सब इस चीज़ को मान रहे हैं कि लेमन ब्रदर्स की तरह का क्राइसिस नहीं होगा। हाँ, कई चीज़ों में इम्पैक्ट आ सकता है। और जहाँ तक बात की जाए कि आप हर तीसरे बंदे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि लेमन उस तरह का क्राइसिस नहीं है। मेरा यह पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों को पढ़ा है, बहुत सारे लोगों को सुना है। तो मेरा तो यही विचार है कि ये क्राइसिस आ सकता है, पर उस तरह का नहीं कि लेमन ब्रदर्स 2008 का जैसा हुआ था, उस तरह का नहीं पंगा पड़ेगा। हाँ, कुछ चीज़ों के रेट गिर सकते हैं, पर वैसा नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये विचार करने का टाइम है, घबराने का टाइम नहीं है। तो ये मेरे विचार थे एवरग्रांड के बारे में। आप बताइए आपको कैसा लगता है? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करिए, ताकि हम सब मिलके ऐसी आने वाली चीज़ों के बारे में बात कर सकें और खुद को और अपने वेल्थ को ग्रो कर सकें। चलिए मिलते हैं।